India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. हाई प्रोफाइल मर्डर के दोषी स्वामी श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा, जिन पर डांसिंग ऑन द ग्रेव नाम की डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, उनकी रिहाई की मांग वाली याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। जस्टिस बीआर गवई और की अध्यक्षता वाली बेंच में केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए एएसजे नटराज ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कोर्ट से कहा है कि याचिका में रिहाई के लिए राष्ट्रपति के ऑफिस को निर्देश दिए जाने की मांग की गई, इसीलिए उन्हें सरकार से निर्देश लेना होगा। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि 85 साल की उम्र हो चुकी है और 31 साल से बिना किसी पैरोल के जेल में है। पिछली सुनवाई के दौरान स्वामी श्रद्धानंद ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मृत्यु तक की कैद की सजा से बेहतर है कि उसे फांसी दी जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप चाहते हैं कि आपकी उम्र कैद जो है वो सजा को फांसी में बदल दिया जाए। दरअसल श्रद्धानंद अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में 30 साल से जेल में बंद हैं और उन्होंने रिहाई की गुहार लगाई है। 84 वर्षीय श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा, जिनकी पत्नी मैसूर रियासत की पूर्व दीवान की पोती थी। मैसूर राजघराने के एक पूर्व दीवान की तलाकशुदा बेटी को पहले प्रेम जाल में फंसाया और फिर 600 करोड़ की प्रॉपर्टी के लालच में अपनी पत्नी की हत्या कर शव को घर में ही दफन कर देने के मामले में उम्र कैद की सजा मिली है। 1991 में हुई इस घटना पर चर्चित हत्याकांड पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डांसिंग ऑन द ग्रेव नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। संभल में हुई बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर दाखिल एक अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट एक सप्ताह के बाद सुनवाई करेगा। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच में याचिकाकर्ता मोहम्मद घयूर की ओर से मामले की सुनवाई को 1 हफ्ते बाद करने का आग्रह किया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। दरअसल संभल निवासी मोहम्मद घयूर ने उनकी फैक्ट्री को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना करते हुए गिराने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दाखिल की थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई से पहले न तो कोई नोटिस दिया और न ही अपना पक्ष रखने का मौका दिया। टीडीएस सिस्टम को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग पर उन्हें हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की इजाजत दे दी। सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना ने अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि कई मामलों में टीडीएस के प्रावधानों को अदालत ने सही माना है। दरअसल बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दाखिल कर मौजूदा टीडीएस सिस्टम को मनमाना, अतार्किक और मूल अधिकारों का हनन करने वाला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से इसे रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल का गठन किया और जो ये जांच करेगा कि क्या न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा के अधिकारियों ने कुछ भूस्वामियों को अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण मुआवजा दिया। कोर्ट ने एसआईटी से ये भी जांच करने को कहा है कि क्या नोएडा के समग्र कामकाज में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने नोएडा के विधि सलाहकार और कानूनी अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया। ये मामला इस आरोप पर दर्ज किया गया था कि कुछ भूस्वामियों को उनके
कानूनी हक से कहीं ज्यादा मुआवजा दिया गया था। मामले पर विचार करते हुए न्यायालय ने सितंबर 2023 में पाया कि ये कोई अकेला मामला नहीं था, बल्कि ऐसे कई अन्य मामले भी थे जहां पर जारी किया गया था मुआवजा प्रथम दृष्टया बहुत अधिक प्रतीत होता था, भारी विचारों के लिए और बदले में दिया गया था। इसीलिए एक तथ्य खोज समिति का गठन किया गया। न्यायालय ने समिति के कामकाज पर असंतोष व्यक्त किया है और साथ ही साथ बता दें आपको कि ये दर्ज किया गया है असंतोष, क्योंकि इसने उन मामलों की जांच शुरू की जहां पर न्यायिक आदेशों द्वारा मुआवजे में वृद्धि की गई थी। बाद में न्यायालय ने सुझाव दिया कि एक विशेष जांच दल का गठन किया जाए जिसमें यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी शामिल हो, लेकिन यूपी से संबंधित न हो। अक्टूबर 2024 में एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने उन अधिकारियों के नामों की एक सूची सौंपी जिन्हें एसआईटी में शामिल किया जा सकता है। न्यायालय ने निम्नलिखित सदस्यों के साथ एसआईटी का गठन किया है। न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि विशेष जांच दल अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित मुद्दों पर भी विचार करेगा। क्या भूमि स्वामियों को दिया गया मुआवजा समय समय पर न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के अनुसार उनके हक से अधिक था? यदि ऐसा है तो ऐसे अत्यधिक भुगतान के लिए कौन से अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार थे? क्या लाभार्थियों और नोएडा के अधिकारियों कर्मचारियों के बीच कोई मिलीभगत या भगत थी? क्या नोएडा के समग्र कामकाज में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव है? एसआईटी जांच के दौरान विचार के लिए उठने वाले किसी भी अन्य संबंध मुद्दों पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होगी। न्यायालय ने आदेश दिया है कि एसआईटी 2 महीने के भीतर न्यायालय को रिपोर्ट सौंपे और क्योंकि कानूनी अधिकारी की जमानत याचिका के संबंध में न्यायालय ने कहा कि उसे पहले ही अंतरिम संरक्षण दिया जा चुका है और वह जांच में शामिल हो गया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना किसानों के खिलाफ कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें रेणुका स्वामी हत्याकांड में अभिनेता दर्शन को जमानत देने के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई। कर्नाटक राज्य की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि यह उन परेशान करने वाले मामलों में से एक है जहां पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूरे मामले को पूरी तरह से सफेद कर दिया। कृपया देखें कि इस व्यक्ति को किस तरह की यातना दी गई है और ये काफी परेशान करने वाला है। उसे दिन दहाड़े उठा लिया गया। लूथरा ने जोर देकर कहा कि इस मामले में सह आरोपी को निष्कर्षों का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा है कि वह आदेश के क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगाएगी क्योंकि ये जमानत रद्द करने के बराबर होगा, लेकिन फिर भी निर्देश दिया गया कि कर्नाटक हाईकोर्ट के निष्कर्षों पर भरोसा नहीं किया जाएगा। चार्जशीट के अनुसार दर्शन अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजने पर अपने 33 वर्षीय प्रशंसक की हत्या में शामिल था। दर्शन ने कथित तौर पर मृतक को चित्रदुर्ग से अगवा किया और जून 2024 में बेंगलुरु में एक शेड में 3 दिनों तक उसे प्रताड़ित किया गया था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार बाद में मृतक के दुर्व्यवहार के कारण दम तोड़ दिया और ऐसे में बताया भी जा रहा है कि उसका शव जो है वो नाले में फेंक दिया गया था। आरोपी दर्शन, पवित्रा, अनुपम कुमार और साथी लक्ष्मण, NV विनय, जगदीश, प्रदूष S राव और नागराजू आर ने सत्र न्यायालय द्वारा जमानत खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट में जमानत की मांग की थी। इससे पहले न्यायालय ने केशव मूर्ति को जमानत दे दी थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 30 अक्टूबर को सर्जरी कराने के लिए दर्शन को अंतरिम मेडिकल जमानत पर रिहा कर दिया। हरियाणा कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल की गई ईवीएम की जांच की मांग वाली याचिका को सीजीआई के पास भेजा गया। इस मामले पर सुनवाई करने वाले जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले को सुनवाई के लिए सीजीआई के पास भेजते हुए कहा कि ईवीएम को लेकर वो पहले आदेश दे चुके हैं। दरअसल 5 बार के विधायक रहे करण सिंह दलाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग को ईवीएम की 4 कॉम्पोनेंट कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सिंबल लोडिंग यूनिट की मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि
ये प्रक्रिया 8 सप्ताह के भीतर पूरी की जाएगी। याचिका में कहा गया है कि ये मामला देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया और विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनावों को प्रभावित कर रहा है, इसीलिए इसे तत्काल और निर्णायक हल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मोतियार रहमान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में याचिकाकर्ता मोतियार रहमान द्वारा एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी, जो एनडीपीएस अधिनियम धारा 22C और 29 के तहत कथित तौर पर करीब 4 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन गोलियों की तस्करी के लिए आरोपी है। बता दें आपको कि उसने तस्करी की बात को स्वीकार भी कर लिया है और ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे संदिग्ध लेन देन का भी पता चला है। 8 महीने तक हिरासत में रहने के बाद बिना किसी सुनवाई की तारीख के उन्होंने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी, जहां उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि एफएसएल से रासायनिक रिपोर्ट के बिना आरोप पत्र दायर किया गया है। ये मामला न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता के समक्ष सूचीबद्ध था। पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता के वकील को जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया और इस बीच कहा कि प्रतिवादी का जवाबी हलफनामा उपलब्ध रिकॉर्ड पर आधारित होगा। मामले की आगे की सुनवाई 14 फरवरी 2025 को होगी और पूरे मामले पर इंडिया लीगल की रिसर्चर कुमारी सीजी नजर रखे हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं और पता लगाते हैं क्या कुछ जानकारी है आपके पास सीजी इस पूरे मामले से संबंधित। जी, तो हुआ ऐसा था कि जो अक्यूज्ड है मोतियार रहमान, उनको पकड़ा गया था ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में, जिसमें उन्होंने ट्रैफिकिंग के 48,000 उनके अकाउंट में जमा होने की भी एडमिसिबल उन्होंने एडमिट किया है कि जितनी भी ट्रैफिकिंग हुई है उसकी जो अमाउंट है वो उनके अकाउंट में जमा हुई हुई है। हाई कोर्ट में उन्होंने बेल के लिए प्ली किया था, जिसमें हाई कोर्ट ने उनकी बेल खारिज कर दी और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला कि सेक्शन 67 एनडीपीएस एक्ट के अंदर उनकी जो गवाही ली गई थी वो एडमिसिबल नहीं है। कोर्ट ने दोनों तरफ की याचिका सुनी और ऐसा बोला है कि पिटिशनर जो कि रहमान है उसको काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए 2 वीक्स का टाइम मिलेगा और जो रिस्पोंडेंट का काउंटर एफिडेविट फाइल हुआ है वो हेल्ड हो जाएगा रिकॉर्ड्स में और बाकी की सारी डिटेल्स हमें 14 फरवरी को पता चल जाएंगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका सीजी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की कानून की डिग्री के वेरिफिकेशन और बार काउंसिल द्वारा नामांकन में देरी के ऊपर गंभीर चिंता व्यक्त की है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की पीठ बीसीआई द्वारा एक ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सीजीआई ने लंबे समय से लंबित डिग्री वेरिफिकेशन प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा है कि बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत गंभीर बात है। वेरिफिकेशन अभियान में तेजी लाई जानी चाहिए, इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। बीसीआई की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आर बालासुब्रमण्यम ने पीठ को बताया कि वेरिफिकेशन प्रक्रिया राज्यवार की जानी चाहिए, इसीलिए इसमें समय लग रहा है। इस पर विचार करते हुए पीठ ने बीसीआई को 8 सप्ताह में अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। अप्रैल 2023 में तत्कालीन सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने वकीलों की डिग्री प्रमाण पत्रों की वेरिफिकेशन की निगरानी के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति के गठन का निर्देश दिया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव सीक्रेट बैलेट से न कराए जाने की मांग वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका पर सुनवाई के बाद चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कोर्ट ने 27 जनवरी को इस मामले पर अगली सुनवाई करने को कहा है। बता दें आपको कि दरअसल चंडीगढ़ प्रशासन ने 30 जनवरी को मेयर चुनाव कराए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया। पिछले चुनाव में कोई धांधली का हवाला देते हुए वर्तमान में मेयर कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका दाखिल कर इस बार मेयर का चुनाव सीक्रेट बैलेट से नहीं कराए जाने की मांग की है। साथ ही याचिका में मेयर चुनाव की मॉनिटरिंग के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को नियुक्त किए जाने की मांग की है। पिछले साल भी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली को लेकर काफी ज्यादा हंगामा हुआ था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। 20 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी अनिल मसीह के आचरण पर कड़ी टिप्पणी करते हुए चुनाव परिणाम को पलट दिया था।
कोर्ट ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया था। कोर्ट ने माना था कि कुलदीप कुमार को मिले 8 वोट गलत तरीके से अमान्य करार दिए गए हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने इस साल मेयर के लिए 24 जनवरी की तारीख तय की थी, लेकिन कुलदीप कुमार की याचिका पर आदेश देते हुए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने 29 जनवरी के बाद चुनाव का आदेश दिया। इसके चलते अब ये चुनाव आदेश 30 जनवरी को होना है। बता दें आपको कि इस बीच कुलदीप कुमार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने पिछले साल की तरह धांधली की आशंका जताई कि 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच में गया था और याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार करते हुए बेंच ने चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब मांगा है और ऐसे में चुनाव की तारीख नजदीक होने के मद्देनजर कोर्ट ने सोमवार 27 जनवरी को सुनवाई की बात कही है। एआईएमआईएम के पंजीकरण को रद्द करने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन पीठ ने सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि हमें सिंगल जज के फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए कोई कमी नजर नहीं आती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि एआईएमआईएम को राजनीतिक दल के रूप में इस आधार पर रद्द करने का कोई आधार नहीं है कि इसका संविधान आरपी एक्ट की धारा 29A(5) के अनुरूप नहीं है। दरअसल तिरुपति नरसिम्हा मुरारी की दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग द्वारा एआईएमआईएम को मान्यता देने वाले 2014 के परिपत्र को चुनौती दी गई थी और इससे पिछले साल नवंबर में हाईकोर्ट के सिंगल जज द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसके खिलाफ डबल बेंच में चुनौती दी गई थी। इस मामले में याचिकाकर्ता का तर्क था कि एआईएमआईएम जो है वो आरपी एक्ट के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता है, क्योंकि इसका उद्देश्य केवल एक धार्मिक समुदाय के हितों को आगे बढ़ाना है और इसका आरपी एक्ट के अनुरूप नहीं है। सीएजी रिपोर्ट्स को दिल्ली सदन में पेश करने का निर्देश देने की मांग के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला सुना दिया है। बता दें आपको कि दिल्ली हाईकोर्ट ने विजेंद्र गुप्ता समेत 7 बीजेपी विधायकों की ओर से विशेष सत्र बुलाने का निर्देश देने के साथ ही इनकार कर दिया है। बताया भी जा रहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा रिपोर्ट को सदन में पेश करने में देरी पर कहा गया है कि दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली विधानसभा में रिपोर्ट पेश करने में बहुत देरी की गई। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि विधानसभा के सामने रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य संवैधानिक दायित्व है। दरअसल बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता समेत 7 बीजेपी विधायकों की ओर से याचिका दाखिल कर दिल्ली के प्रशासन से संबंधित 14 कैग रिपोर्ट को विधानसभा में पटल पर रखने का निर्देश स्पीकर को देने की मांग की गई थी। बीजेपी विधायकों ने मांग की थी कि हाईकोर्ट स्पीकर को निर्देश दें कि वो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए ताकि इन रिपोर्ट्स पर बहस हो सके। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.